Friends, today we are going to start with chapter number 4, that is structure of atom. And always we start with the heading of the chapter, and today also we are going to follow the same pattern. And here the heading is the structure of atom. And when we talk about the structure that means atom कैसा दिखता है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ऑलरेडी हमको पता है कि एटम क्या है. अब एटम है क्या ये पता है, वो दिखता कैसा है, वो किन चीजों से मिलके बना है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, सी स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब ये थ्योरी में मैंने 6 पोस्टुलेट आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे. तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सेकेंड पोस्टुलेट डाल्टन के उससे स्टार्ट होता है. ठीक है, अब ये जो सेकेंड पोस्टुलेट है, देखिए क्या लिखा है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. ये बोल रहा है एटम इंडिविजिबल है, मतलब इसको छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि एटम इज बेसिकली डिविजिबल, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल. एटम भी डिवाइड हो सकता है, और वो जो छोटे पार्टिकल में डिवाइड होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अब ये 3 पार्टिकल्स में एटम डिवाइड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सारी चीजें ही हमको इस चैप्टर में पढ़नी है. जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी साइंटिस्ट अगर या फिलोसोफर अगर कुछ भी थ्योरी देता है तो उस पूरे बात में रिसर्च होती है कि भाई ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसा सही है कि नहीं. तो और साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च की तो ये पाया कि जो डाल्टन ने सेकेंड पोस्टुलेट बोला है कि एटम इंडिविजिबल है, दैट इज रॉन्ग. अब ये रॉन्ग है तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने या दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ तो प्रूफ दिया होगा कि ये रॉन्ग क्यों है. ठीक है, तो वही सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी. क्लियर है? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, एटम जो है वो फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, प्रोटॉन का कैसे है, न्यूट्रॉन का कैसे है, यही हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में. आया समझ में? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये भी देख लेंगे हम, प्रोटॉन कैसे आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं न्यूट्रॉन में. ठीक है, यही पढ़ना है. सी स्टूडेंट्स, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वी वर क्लियर्ड विद द फैक्ट्स दैट द चार्जेस आर 2 टाइप्स एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उनका नेचर हमको पता है और नेगेटिव चार्ज का नेचर पता है. अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में आसपास रखे हुए हैं तो उन लोग क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे. लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं जो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्शन होता है उसमें. ये नेचर हम लोगों को ऑलरेडी पता था. ठीक है, या साइंटिस्ट लोगों को पता था. ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले क्या हुआ था कि एक एक्टिविटी जो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं उसको साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस किया. वो एक्टिविटी ये थी कि जैसे हम लोग कॉम करते हैं ना, और ड्राई हेयर में अगर हमने कॉम किया, ठीक है, और वो कॉम के पास अगर हम छोटे पेपर के पीसेस लेके आते हैं तो पेपर के पीसेस जो हैं बार बार कॉम करने के कारण ड्राई हेयर में वो रब करने के कारण हेयर पे वो उसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है और वो जो पेपर के पीसेस हैं वो उसमें अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ खींचे आते हैं. तो अब उसकी तरफ आ रहे हैं तो डेफिनेटली कॉम के अंदर कुछ चार्ज होगा. ठीक है, कॉम भी क्या है, मैटर किससे बनता है मिलके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम. मतलब एटम के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होंगे जिसके कारण वो अट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, और हम ये जानते हैं अट्रैक्शन किसके बीच होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है यही सब जानने के लिए इसी एक्टिविटीज को एग्जामिन किया गया. और भी एक एक्टिविटी थी कि जैसे हम लोग ग्लास रॉड को अगर सिल्की क्लॉथ से रब करते हैं, ठीक है, और उसके पास इन्फ्लेटेड बलून लेके आते हैं, ठीक है, तो बलून भी क्या होता है, उसमें स्टिक करना चालू कर देता है. अब वो स्टिक क्यों कर रहा है, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता जब हम रब नहीं करते. तो कॉम के केस में भी सेम हुआ. तो ऐसा क्या चीज है इसके अंदर, ऐसा कौन सा चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर, चाहे कॉम की बात कहूं या सिल्क रॉड की बात करूं,
तो क्या चीज है उसके अंदर प्रेजेंट, उसको जानने के लिए पूरी आगे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, हमको ये पता है चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्जेस हैं, ये चार्ज एक्चुअली में किससे बने होते हैं, तो यही सब समझने के लिए हम सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसे एटम मिलके बनता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी वो देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1900 में हुई थी और किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं। उन्होंने लिया था एक ग्लास ट्यूब, दिख रहा है आपको ये एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा है। वैक्यूम पंप इसलिए लगाया था ताकि ये यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना सके, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे कोई भी गैस नहीं रहनी चाहिए, सब बाहर रहने चाहिए। आया समझ में, इसलिए वैक्यूम पंप लगाया था। पंप से पूरी चीज बाहर खिंचा जाती है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लेट लगाई गई और दोनों को किसे जोड़ा गया, हाई वोल्टेज बैटरी से। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने इस प्लेट में कनेक्ट किया, इसका नाम रखा है कैथोड, नेगेटिव साइड को, और पॉजिटिव साइड को क्या कहते हैं, एनोड। ओके, इतना समझ में आया। अब ये जो कैथोड और एनोड है, देखिए यहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो जैसे ही ये वोल्टेज से हमने हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की ना, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया, तो ये देखा गया साइंटिस्ट लोगों ने कि कुछ यहाँ पे एक एमीटर लगाया गया। एमीटर क्यों लगाते हैं, ताकि हम करंट को मेजर कर सके। करंट को क्यों मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, अमीटर। अमीटर करके एक डिवाइस होता है, इससे हम क्या नापते हैं, करंट को नापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिवाइस जो लगाया गया था उसमें डिफ्लेक्शन दिखा, मतलब उसमें रीडिंग दिखा रही थी। अब रीडिंग क्यों दिखा रही है भाई, अब ये देखिए यहाँ से सर्किट पूरा, यहाँ से कुछ वायर अगर जुड़ा है क्या, नहीं, पूरा सर्किट ओपन है, तो कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ से वहां या वहां से यहाँ ट्रैवल कर रहा होगा, डेफिनेटली होगा। तभी तो करंट कब बहती है, जब पूरा सर्किट आपस में तार जुड़े हुए रहते हैं। तार तो यहाँ पे जुड़े नहीं है, सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है, क्लोज है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो ओपन सर्किट है तो इसमें करंट कैसे फ्लो रही, कुछ ना कुछ तो है जो इस रीजन से इस रीजन या इस रीजन से इस रीजन ट्रैवल कर रहा होगा। अब हमको ये जानना था कि क्या ट्रैवल कर रहा है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये जो कैथोड है सबसे पहले इसमें इसी स्ट्रिप में एक छोटा सा छेद कर दिया, यहाँ पे जैसे छोटा सा छेद, और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। ठीक है, ये स्क्रीन जिंक सल्फाइड से बनी हुई थी, एक सब्सटेंस रहता है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर कुछ इधर से ट्रैवल कर रहा होगा तो यहाँ जाएगा, इसे टकराएगा तो डिटेक्ट हो जाएगा कि क्या ट्रैवल कर रहा है, जिसके कारण करंट बह रही है। तो यहाँ से ऐसा कुछ भी ट्रैवल करता हुआ नहीं पाया गया। अब यही चीज को कहाँ रिपीट किया गया, एनोड में। एनोड में एक छोटा सा छेद किया गया और यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ट्रैवल करता हुआ दिखाई दिया। अब साइंटिस्ट को ये जानना था कि यहाँ से ट्रैवल क्या कर रहा है जिसके कारण करंट शो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ट्रैवल कर रहा होगा। और देखिए एनोड जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये इधर ट्रैवल कर रहा है पूरा, मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। हम जानते हैं चार्जेस का बिहेवियर, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव चार्ज है एनोड, ये इधर आ रहा है, मतलब ये डेफिनेटली जो भी चीज ट्रैवल कर रही है वो किससे बनी है, नेगेटिव चार्ज से बनी है। हमको अभी तक ये नहीं पता कि क्या ट्रैवल कर रहा है, लेकिन हमको ये क्लैरिफाई हो गया कि किससे बनी है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कहाँ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ओके फाइन। अब ये एक जो बीम थी, बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसी को नाम दिया गया कैथोड रे। जो आगे चल के हमको ये पता चला, ये कैथोड रे किस नाम से जाना गया, हमारा इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। आई समझ में पूरी डिस्कवरी। ठीक है, पहले क्या बोला गया इसको, कैथोड रे, फिर आगे चल के और उसका फिर से नाम चेंज हुआ और साइंटिस्ट लोग आते गए तो उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी थ्योरी ऐड करे और फाइनली हमको क्या नाम मिला, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसने दिया था, जे थॉमसन। कब दिया, 1900 में। क्लियर हो गया। ओके, इन द सिमिलर वे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हुआ था। अब ये प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने की थी और ईयर क्या था, 1886। ओके, अभी तक देखिए हमको ये पता चल गया है कि एटम
दो सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का पहले नाम था कैथोड रे, ठीक है, और प्रोटॉन को पहले कौन से नाम से जाना गया था, कैनल रेज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। यहां तक के आपको समझ में आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटम के अंदर कैसे प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, मतलब जैसे अपन अलमारी में कपड़े जमाते हैं ना, वैसे एटम के अंदर ही कैसे जमे हुए हैं, यही हमको समझना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज है, इनका नाम था थॉमसन, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी दैट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें बेसिकली 3-4 साइंटिस्ट हैं इस चैप्टर में जिन्होंने अपने अपने अनुसार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट बताया कि एटम के अंदर वो कैसे जमे हुए हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, जे थॉमसन। इन्होंने जो थ्योरी दी थी इसका नाम क्या था, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये आपके बुक में पेज नंबर 47 में देखिए ये थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, सी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम में इन्होंने क्या बोला था, जे थॉमसन ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट जो है एटम के अंदर, क्योंकि एटम का शेप क्या है, स्पेरिकल है, ठीक है। तो स्पेरिकल में देखिए ये जो पार्ट है, ये आपको जो डार्क डार्क एरिया दिख रहा है, आपने वाटरमेलन देखा है, तो उसका जो जैसे वाटरमेलन रहता है सेम उसी तरीके से एटम को कंपेयर किया कि जो उसका रेड वाला एरिया है वाटरमेलन का, वो क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके सीड्स देखे ना वाटरमेलन के, वही क्या है, नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट है। ये मतलब जो वाटरमेलन का एग्जाम्पल है उसको आप क्रिसमस पुडिंग केक से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग केक बनाते हैं तो केक का जो केक वाला ब्रेड वाला पोर्शन रहता है दैट इज द पॉजिटिव स्फीयर, और इसमें जो हम चेरीज या टूटी फूटी लगाते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? इस तरीके से अरेंज होंगे, ऐसा किसने बोला था, थॉमसन ने बोला था। कौन सी थ्योरी में, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए यहाँ पे 2 पोस्टुलेट लिखे हुए हैं थॉमसन के। क्या बोला था उन्होंने कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। एम्बेडेड मतलब उसके ऊपर जड़े हुए हैं, फाइन, यही था। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, नंबर, ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो एटम क्या है, क्या लिखा आगे, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव चार्ज होंगे, तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, इन ऑल क्या हो जाएगा टोटल, अगर मैं करूँ 4 + 4 और -4, क्या मिला रिजल्ट, 0। तो एटम इन ऑल क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। ऐसा थॉमसन ने अपनी थ्योरी में 2 पॉइंट्स दिए थे। लेकिन ये थ्योरी जैसी इसने जे थॉमसन ने दी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ऐसे तरीके से अरेंजमेंट है, तो आगे चल के दूसरे साइंटिस्ट बोले नहीं भाई ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं आपके रिजल्ट। तो कौन ऐसा बोला था, आगे चल के हम देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट ने जिन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी के अंदर क्या पॉइंट्स बोले गए हैं वो पता रहना चाहिए, ठीक है। उसका डायग्राम पता रहना चाहिए, कैसे उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर होएगा, प्लस उसके डिसएडवांटेज क्या थे इस थ्योरी के डिसएडवांटेज, कि जो दूसरे साइंटिस्ट थे, देखिए लिखा है द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड out by other scientists could not be explained by this model। जो दूसरे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका रिजल्ट ये क्या नहीं कर पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देखिए दूसरे साइंटिस्ट मतलब किसका नाम है स्पेसिफिकली, नेक्स्ट वाले साइंटिस्ट जिनकी थ्योरी पढ़ेंगे हम, डेट इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था ये दोनों पॉइंट, कि देखिए हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आपस में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के ऊपर है तो दोनों अट्रैक्ट होके एक क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा क्या है जो इनको बांध के रखा है इसके ऊपर, तो ऐसा कुछ तो होगा। तो उसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए
ये मॉडल फेल हो गया। अब उसके बाद कौन आया, इसको फेल किसके कारण हुआ, रदरफोर्ड के कारण। तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसको हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, और उस थ्योरी का नाम क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, see students, the next theory about the structure of an atom, that is Rutherford's model of an atom। अब रदरफोर्ड आ गए भाई, थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसके जो कंक्लूजन दिया था वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, जो रदरफोर्ड को चीजें मिल रही थी उसमें। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये हम लोग देखने वाले हैं। इसी को रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम से भी आता है, या फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से भी क्वेश्चन आता है, दोनों सेम है। ओके, तो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था पहले ये देखते हैं। सी स्टूडेंट्स, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें यूज की और क्यों यूज की सबसे पहले वो जानते हैं। सबसे पहले यूज किया हुआ दिख रहा है, देखो, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब ये आपको डेफिनेटली समझ आ गया, ये ऐसा चीज है जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, मैम वाई अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स इसलिए चूज किया गया था क्योंकि अल्फा पार्टिकल का पेनेट्रेटिंग पावर हाई होता है। जैसे जे थॉमसन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसा है, जैसे कि वाटरमेलन के जैसे है। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका उसका सीड है वो नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से अगर अरेंजमेंट है तो अल्फा पार्टिकल इसलिए लिया गया था कि इसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई है तो फट से पास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको चूज किया गया था। दूसरा, आपको यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज किया गया क्योंकि गोल्ड को हम थिन से थिन लेयर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसका क्या फायदा होगा, जितनी पतली लेयर रहेगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम प्रेजेंट रहेंगे, तो हमको एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक एक्यूरेसी मिलने की चांसेस, या जो रिजल्ट हमको मिलेंगे वो एक्यूरेट मिलेंगे। इसलिए गोल्ड फॉइल, क्योंकि गोल्ड क्या है, मेलेबल और डक्टाइल दोनों होता है। ठीक है, पतली से पतली लेयर्स में हम उसको बांट सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पतली सी गोल्ड की एक शीट लगाई गई। अब ये देखिए, ये स्क्रीन टाइप का स्ट्रक्चर क्यों लगाया गया कि भाई अगर गोल्ड के थ्रू ये पास हो रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से उधर गया तो दिखना भी तो चाहिए कि गया। उस दिखने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई, जिससे अगर ये यहाँ से इधर पार हुआ गोल्ड से तो यहाँ पे स्क्रीन पे टकराएगा और दिख जाएगा, इसलिए यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई। ठीक है, ये सारी चीजें यूज की गई। समझ में आया क्यों यूज की गई। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। क्या किया था रदरफोर्ड ने, ये जैसे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से चालू किया तो ये देखा कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो है ये गोल्ड फॉइल से सीधे निकल के कुछ इधर जा रहे, कुछ उधर जा रहे, कुछ सीधे जा रहे, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे। तो उन्होंने क्या क्या देखा ये आपकी बुक में पेज नंबर 48 में यहाँ पे समराइज। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट सेटअप मैंने आपको बताया उसका जो ऑब्जर्वेशन था, जो रदरफोर्ड ने देखा कि नोटिस क्या क्या किया, ये आपकी बुक में समराइज है पेज नंबर 48 में। देखिए, 3 पॉइंट्स में समराइज किया गया। क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट अवे थ्रू द गोल्ड फॉइल। सबसे पहले क्या नोटिस किया रदरफोर्ड ने कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सीधे के सीधे पास हो रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सेकेंड क्या है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ जो अल्फा पार्टिकल है, देखिए, कुछ जो है डिफ्लेक्शन मतलब थोड़ा सा बेंड होके जा रहे हैं, कुछ है ना। तीसरा चीज, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ every 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंडेड। मतलब बहुत कम पार्टिकल्स जो है वो वापस रिबाउंड मतलब वापस आ रहे हैं। देखिए, वो ये वाला एरो दिख रहा है आपको वापस आने वाला, बहुत कम। तो ये वापस क्यों आ रहे हैं, और कुछ जो है सीधे क्यों चले जा रहे हैं, और कुछ जो है डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन उन्होंने कर ली। जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन की उसके बेसिस में इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी डेवलप की। उस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बोले उन्होंने, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, एक एक करके देखते हैं। ये भी बुक में सेम पेज में दिया हुआ है। क्या लिखा है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, एटम के अंदर। ठीक है, जैसे एटम है उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, जहां पे पूरे पॉजिटिव चार्ज अरेंज है, पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही पूरे एटम का क्या है, भार है। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट ऑर्बिट। अब हम ये जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कैसे पूरा एक जगह इकट्ठा है जिसका नाम रख दिया न्यूक्लियस, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है या घूम रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज के आसपास चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्बिट में, ठीक है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। मतलब जो एटम का साइज है, अभी तो आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन एटम का साइज बहुत छोटा आता है, ठीक है। अब उससे भी छोटा किसका साइज होता है, न्यूक्लियस का। ये 3 फीचर्स इस मॉडल में उन्होंने बोले, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या था, इसके ड्रॉबैक में देखिए क्या लिखा है, द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। मतलब ये स्टेबल है, एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, आगे देखिए एक्सपेक्टेशन बोल रहे हैं ना, ठीक है। एंड एनी पार्टिकल इन एन सर्कुलर ऑर्बिट वुड गो अंडरगो असलरेशन। असलरेशन क्या होता है आपको पता है ना, फिजिक्स में पढ़ाया था ना मैंने, चेंज होती वेलोसिटी, तो पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेट होता है तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। अब यहाँ से वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन डेवलप हो रही है, एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है तो पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे तो ये इलेक्ट्रॉन, जब हमने बोला कि ये घूम रहा है, अब कोई भी चीज जैसे आप भी घूमते हो, घूमते घूमते क्या हो जाता है, थक जाते हो, थक के क्या हो जाते हो, थोड़े टाइम बाद अगर ज्यादा दौड़ा दिया जाए तो थक के गिर जाओगे, ठीक है। तो यही है कि ये पूरा इतना चक्कर लगा रहा है तो भाई ये थकेगा नहीं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से क्या है, ये एक दूसरे को क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए और कंबाइन हो जाना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा थक जाएगा चक्कर लगाते लगाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये रदरफोर्ड समझा नहीं पा रहे थे, समझ में आया। थॉमसन ने बोला कि मॉडल कैसा है भाई, कि एटम में पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है जैसे वाटरमेलन है, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने बोला भाई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पूरे यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके नेगेटिव चार्ज इसका चक्कर लगा रहे सर्कुलर ऑर्बिट में। यहाँ तक समझ में आया, लेकिन दोनों फेल हो गए। अब फेल हो गए तो क्यों, रदरफोर्ड क्यों फेल हुआ समझ में आया, क्योंकि ये स्टेबल क्यों है ये समझा नहीं पा रहा था। स्टेबिलिटी, एटम में स्टेबिलिटी क्यों है, ये स्थिरता क्यों है, ये दोनों आपस में मिलके अट्रैक्ट होके एटम टूटता क्यों नहीं है, ये नहीं समझा पा रहा था। ये इसका क्या था, ड्रॉबैक। ओके, now see the next scientist that came into the picture, that is Bohr's model of an atom, and let us see what this model is stating। देखिए ये भी मॉडल आपका पेज नंबर 49 में दिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट क्या थे, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। पोस्टुलेट्स आपको सारे मॉडल के पता रहना चाहिए, ड्रॉबैक पता रहना चाहिए। ओके, क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब ये जो एटम है वो, जैसे रदरफोर्ड ने बोला सिंगल शेल में रोटेट कर रहा है, इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई एक सिंगल नहीं है, बहुत सारे शेल है, और इसको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। मतलब ये एनर्जी लूज नहीं करता है जब इसमें चक्कर लगाता रहता है। ये किसने बोला था, बोहर्स ने अपने मॉडल में, ठीक है। अब ये सेंटर वाले को तो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज से बना रहता है। उसके आसपास देखिए ये जो शेल्स में इनको डिवाइड किया है वो बेसिकली 4 शेल होती हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। नंबर में अगर देखा जाए तो n=1 सबसे पहली शेल, फिर सेकेंड शेल, फिर थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल, ठीक है। अब ये जो शेल है इसमें ही क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं, के में कुछ रहेंगे, एल में कुछ रहेंगे, एम में कुछ रहेंगे, एन में कुछ रहेंगे, ठीक है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब इस मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जो आगे चल के हम लोग फ्यूचर में देखेंगे जब आप 11th के फिजिक्स लेंगे तो, ठीक है, आया समझ में। और यही ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, जो शेल्स में डिवाइड किया है, दिस ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल, ठीक है, आया समझ में। सी स्टूडेंट्स, अभी तक हमको ये पता था कि एटम के अंदर 2 पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है।
अभी तक हमको ये नहीं पता था तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल भी प्रेजेंट है, और दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज हैं इसके लिए 3 साइंटिस्ट आए, सबसे पहले थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर्ड। ठीक है, अब एक और साइंटिस्ट आए, कब आए 1932 में, जिनका नाम था जे चार्विक, जिन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन में कोई भी चार्ज नहीं रहता, और जो प्रोटॉन है इसको एन से डेजिग्नेट करते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो हमारा किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। आया समझ में? इतना आपको पता रहना चाहिए अभी आपके करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था बोहर मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है K-L-M-N शेल में डिवाइडेड रहते हैं। अब ये डिवाइड कैसे रहते हैं, इसका कुछ रूल होएगा, यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो पेज नंबर 49 में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल। क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी शेल। क्या रूल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहेंगे उसका मैक्सिमम निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पे n क्या है आपका एनर्जी लेवल है, नंबरिंग 1 2 3 4। ओके, अब देखिए अगर मेरे को के शेल की कैपेसिटी निकालनी है तो n की जगह 1 लिख दूंगी, क्योंकि के फर्स्ट शेल है, n की वैल्यू क्या है 1, तो k में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैक्सिमम 2। वैसे l की कैपेसिटी निकाली मैंने, 2 इंटू n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, दैट इज 8। ठीक है, 2 इंटू फिर थर्ड अगर m शेल की निकालनी है तो 3 का स्क्वायर, दैट इज 18। फिर अगर n शेल की मतलब n मतलब फोर्थ शेल है, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 इंटू 2 32, ऐसे कैपेसिटी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब देखिए किसी की कैपेसिटी आई है 2, किसी की 8, किसी की 18, किसी की 32, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कोई सी भी बन रही है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8, चाहे वो m बने l बने। m की कैपेसिटी देखो यहाँ पे कितनी है 18, n की 32, लेकिन अगर m आउटर मोस्ट शेल बन रही है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 8, ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर accommodated in given energy shell unless inner energy shells is filled, that is the shells are filled in stepwise manner। मतलब जैसे हम लोग सीढ़ी चलते हैं ना एक एक करके, डायरेक्ट आप फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्ट फोर्थ स्टेप में जंप तो नहीं कर सकते ना, वैसे पहले कौन सी शेल भरेगी, सबसे पहले भरेगी आपकी के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ओके, see students, the next topic that we are going to deal in this chapter is valency। वैलेंसी ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि क्या होती है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब जैसे कुछ जो रहते हैं, कुछ एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या कुछ जो रहते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। और पूरा मतलब जैसे जितने मैंने बोला ना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो वो कितनी होनी चाहिए, 8 रहनी चाहिए। ठीक है, तो 8 बनाने के लिए कुछ क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को 8 बनाना है। ठीक है, तो 8 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो अगर मेरे पास 2 ही है प्रेजेंट तो 2 देना ज्यादा इजी होएगा एज कम्पेयर टू 6 लेना। तो ये जो देना और लेना रहता है यही क्या कहलाती है, हमारी वैलेंसी। ठीक है, और जो सबसे आखिरी वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे ये आखिरी वाली शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 2 3। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 3। वैसे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, ये जो डॉट बना हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट में कितने हैं 1, तो ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं कितने भी इलेक्ट्रॉन, यही क्या कहलाते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी अगर 4 से ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, और 4 से कम होती है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी क्या एलिमेंट की क्या हो जाती है, वैलेंसी। ठीक है, लेकिन अगर 4 से ज्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एलिमेंट में तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एंड ये फॉर्मूला होता है वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट।
ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल। ये देखिए, ये मैंने एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है, हाउ यू विल फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। देखिए, सबसे पहले क्या पता रहना चाहिए वैलेंसी के लिए, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 17। मैंने आपको बोला था ना एटॉमिक नंबर आप लर्न करेंगे। अब 17 एटॉमिक नंबर है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना। अब के में कितने जाएंगे, 2, क्योंकि हम जानते हैं के की कैपेसिटी 2 है, ये भर गई। अब भरने के बाद फिर नेक्स्ट में जाएंगे, के बाद कौन आया, एल शेल। अब एल में कितने गए, 8, 2 + 8 कितना हुआ, 10। ठीक है, 17 - 10 अभी भी कितने बच गए, 7 बचे हैं। तो नेक्स्ट शेल में कितने गए, 7। अब देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 से ज्यादा है तो फॉर्मूला लगा दिया। वैलेंसी कैसे निकाले, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 7। 8 - 7 वैलेंसी क्या आई, 1। चेक करें क्या क्लोरीन की वैलेंसी 1 है कि नहीं। सी, ये क्लोरीन है ना। अब यहाँ पे वैलेंसी चेक करते हैं हम लोग, वैलेंसी 1 आया समझ में, इसलिए मैंने बोला था वैलेंसी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं, बस आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिफाई होएगा। सल्फर की भी निकालने बोला है ना इसी क्वेश्चन में। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए। के में कितने गए, 2 गए तो 16 - 2 कितने बच गए भाई, 14 बच गए। 14 बच गया। नेक्स्ट शेल में कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम 8 डाल दिए, 2 और 8 10 हो गए। ठीक है, तो 16 - 10 कितने बच गए, 6। कितने गए लास्ट में, 6 गए। अब 6 भी 4 से क्या है, बड़ा है, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना आया, 2। अब मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2, फिर 12 - 2 कितना बचा, 10। ठीक है, 10 तो डायरेक्ट नहीं डलेगा, कितना डलता है, 8, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 8 है, 8 से ज्यादा नहीं लेता ये। फिर कितना बच गया, 8 चला गया। ठीक है, तो कितना बचा भाई यहाँ पे, वापस 8 + 2 10 हो गया था, तो कितना बच गया, 10 - 12 - 10 कितना, 2, कितना है, 2। अब ये देखिए 4 से कम है तो वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब 2 ही क्या होगी इसकी वैलेंसी। ओके, सी स्टूडेंट्स, एक और डाउट जो हमारे मन में आता है कि अगर भाई 4 से ज्यादा है, कम है, ये तो समझ आ गया, और 4 के बराबर है तो कैसा होगा। एक और एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2 गया, फिर 8 गया, 2 + 8 10, कितना बच गया, 4। अब देखिए 4 बच गया तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 4 है, एग्जैक्ट 4 है, तो वही इसकी क्या होगी, वैलेंसी। मतलब 4 से कम है या 4 के बराबर है तो वैलेंसी किसके बराबर होते हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, वही वैलेंसी के बराबर। ठीक है, आया समझ में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कैसे निकाला है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8, डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2 - 8 6 बच गया, 6 को डाला। अब देखिए 6 - 8 - 6 करिए, कितना है वैलेंसी, 2, डायरेक्ट हमने किया। सॉरी, आया समझ में, इसलिए वैलेंसी को याद नहीं करना, एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। ओके, सी द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, दैट इज एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, सी द डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसी को उसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। डेजिग्नेट किससे करते हैं, Z से। ठीक है, अब ये मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, और यही न्यूक्लियॉन्स क्या बताते हैं, इसके मास नंबर को। और किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, ऊपर क्या रहता है, मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। जैसे टेक द एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है हमारा क्या, 7। जनरली ऐसा होता है
कि जितना अटोमिक नंबर रहता है उसका डबल मास नंबर होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है, ओके। See students, the next topic that is isotopes. Isotopes means the element having the same atomic number but different atomic mass. देखिए कार्बन के यहाँ पे 2 आइसोटोप है, अटोमिक नंबर एक, फर्स्ट में भी 6 है, सेकेंड में भी 6 है, अटोमिक मास इसमें 12 है, इसमें 14। आए समझ में, दोनों का अटोमिक मास सेम है, अटोमिक नंबर अलग है, ठीक है। वैसे ही क्लोरीन के भी देखिए यहाँ पे 17 Cl35, यहाँ पे 17 Cl37, ठीक है। अब 17 दोनों देखिए सेम है, अटोमिक नंबर सेम है, अटोमिक मास क्या अलग है, ओके। सी द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, दैट इज आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिसका अटोमिक नंबर जो है आपका अलग रहता है। टेक द एग्जांपल, कैल्शियम का 20 है, आर्गन का 18 है, लेकिन अटोमिक मास या मास नंबर क्या रहता है, सेम है, दैट इज 40। आया समझ में, मतलब अटोमिक मास सेम और अटोमिक नंबर क्या है हमारा, क्या है, डिफरेंट, ओके। दैट इज नोन एज आइसोटोप एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो।